सो फाइनली गाइज आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर, जो आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, है ना। तो आज हम खुशखबरी क्या है वो सुनने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए। तो खुशखबरी ये है कि आप लोगों का क्लास 12th का मॉडल सेट जारी हो चुका है। आज 7 तारीख है, 7 जनवरी 2023 को क्लास 12th का मॉडल सेट जारी हो चुका है। तो उसी मॉडल सेट को आज हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो सब्जेक्ट कौन सा होगा? सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ fx इक्वल टू 8x³ एंड gx इक्वल टू x के पावर 1/3 एंड फाइंड g of fx। कहने का मतलब हमें क्या दिया हुआ है, बहुत ही आराम से समझेंगे, हड़बड़ाना नहीं है ना। अगर आपको हड़बड़ी है तो आप वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हो, ठीक है। मैं बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए fx इक्वल टू दिया हुआ इतना एंड gx इक्वल टू दिया हुआ इतना, तो हमें GOF निकालना है। तो सबसे पहले समझिए कि GOF क्या होता है ना, और FOG क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अगर रहा GOF, है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, GOF को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो GOF रहा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं G इंटू FX। पहले मैं बेसिक चीजों को समझा रहा हूं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन को समझने में आसान हो जाए आप लोगों को। तो देखिए GOF को हम GFX लिख सकते हैं, ये आप लोग पढ़े हैं, है ना, बस मैं यहां थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूं। GOF को GFX लिख सकते हैं, और अगर रहा FOG तो आप लोग बताइए क्या लिख सकते हैं इसको। FOG को क्या लिख सकते हैं? जब GOF को GFX लिख सकते हैं तो FOG को क्या लिख सकते हैं? तो सिंपल सा FOG को क्या लिख सकते हैं? F इंटू GX। ये लिख सकते हैं कि नहीं? तो फिर से समझिए कि GOF रहा तो GFX इसको हम लिख सकते हैं, और FOG रहा तो FGX लिख सकते हैं। मैं इसलिए ये चीज़ दोनों को बताया। अगर यहाँ पे GOF के जगह आपके एग्जाम में FOG रह गया तो फिर गड़बड़ा जाइएगा ना, इसीलिए मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए GOF को हम GFX लिख सकते हैं और FOG को FGX लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये चीजें आपको समझ में आ गया ना। देखिए क्या निकालने बोल रहा है, G सॉल्यूशन हम यहां से करेंगे। GOFX को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। अभी मैंने बताया कि GOFX को हम लिख सकते हैं G इंटू FX, है ना, FX लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अब यहां G से स्टार्ट हो रहा है, तो G से कहां है भाई, तुरंत से नजर आए यहां GX है। तो अब यहां से रिलेट करना मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए GX है ना, GX, और यहां पे क्या है GFX। तो FX के जगह पे X को रिप्लेस कीजिए, ठीक है। फिर से GFX है ना, तो यहां पे आप समझिए X है, ठीक है, यहां से रिलेट कीजिए। GX है, इसका वैल्यू X के पावर 1/3 है, तो यहां पे GFX है। FX को आप X मान लीजिए, है ना, इससे रिप्लेस कर दीजिए, FX के जगह पे X को रिप्लेस कर दीजिए। तो G से फिर से मैं समझा रहा हूं, GX का वैल्यू इतना है X के पावर 1/3, और यहां पे क्या है GFX, क्या है GFX, है ना, GFX। तो यहां से रिप्लेस कीजिए, X और FX से रिप्लेस कीजिए। तो FX के जगह पे X को रखिए, तो क्या हो जाएगा GX इक्वल टू इतना दिया हुआ, GX इक्वल टू कितना, X के पावर 1/3। मतलब यहां से रिप्लेस कीजिए तो क्या हो जाएगा, FX के पावर 1/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्या हो जाएगा, FX का पावर 1/3। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। अब FX का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए FX का वैल्यू दिया हुआ है 8x³, है ना। तो यहाँ पे FX के जगह पे 8x³ पुट कर दीजिए, और ये तो पावर में 1/3 पहले से था कि नहीं, 1/3 क्या था, पहले से था। अब सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 के पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब होता है कि नहीं, 1/3 का मतलब होता है क्यूब। तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, 8 का क्यूब तो 2, और x के क्यूब है यहाँ पे x³ और उसके पावर में 1/3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा x, 2x इसका आ गया आंसर। अब बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे कैसे किए ये चीजें समझ में नहीं आया होगा, तो मैं डिटेल तरीके से बताता हूँ, ठीक है, बहुत ही डिटेल तरीके से बता रहा हूँ।
अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से समझिए, है ना। हर एक तरीका से समझाऊंगा, क्योंकि जो कमजोर स्टूडेंट है वो भी समझ पाए और जो तेज है उसको तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे किए, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम इसको समझा रहे हैं, ठीक है, कैसे 2x हुआ सो, ठीक है। देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अरे भाई 2 के पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा, है ना। मतलब 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ। उसके बाद क्या, एक्स क्यूब, तो ये हो गया एक्स क्यूब। इसके पावर में क्या था 1/3, है ना, 1/3। अब देखिए दोनों के पावर में 1/3 है ना, दोनों के पावर में मतलब क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 1/3, है ना, इंटू एक्स के पावर में भी 3 इंटू 1/3। अब देखिए 3 से 3 कैंसल, है ना, क्या आ जाएगा 2x आ गया फाइनली हमारा आंसर। तो इसी चीज़ों को मैं यहाँ पे समझाया था, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आया तो ये वाला आ ही गया होगा, ये उम्मीद हम करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूँ, ये रफ की चीज़ें थे। अब ये हो गया इसका सॉल्यूशन। देखिए कितना आसान सॉल्यूशन था, ये आपके 2 नंबर का है, ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन है ये सब चीज़ें। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। मैं एक बार और साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, है ना, और क्वेश्चन नंबर 2 तो और ही आसान है, पूछ भी मत कीजिए कितना आसान है सो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रूव दैट क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स 7/24, tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्रूव करना है। देखिए ये भी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन हल्के में है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। तो देखिए tan इनवर्स 2/11, अब 2/11 का कोई तो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू हम पढ़े नहीं है भाई, है ना, कोई एंगल पढ़े क्या, नहीं, तो फॉर्मूला से बनाएंगे, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए किस फॉर्मूले पे ये सेट होगा, पहले उस चीज को समझिए, ठीक है। क्वेश्चन को रटिए मत, रटने से कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे इसको रट लोगे, मॉडल सेट को रट लोगे और यहाँ पे 2/11 की जगह कोई दूसरा डिजिट रह गया, 5/11 या 5/12 रह गया, तो फिर क्या कीजिएगा, है ना। इसलिए रटिए मत, कंसेप्ट को समझिए, एक कंसेप्ट को सीखिए और हजारों क्वेश्चन बनाइए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को सीखिए और फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया तो फिर बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है। इसलिए कंसेप्ट को सीखिए और हजारों क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तो देखिए tan इनवर्स x, इसको x मान लीजिए आप, है ना, ये दोनों अलग अलग है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू ये है, ठीक है। फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले पे सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो भाई ये कुछ लोगों को पता नहीं है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला होगा। अरे भाई जब ये भी नहीं पता है तो कैसे एग्जाम में बनाओगे, ठीक है, तो याद रखा करो यार। तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला पे आप बनाओ, बिल्कुल ये आ जाएगा, LHS को लो RHS आ जाएगा, तो आपको क्वेश्चन बन गया। तो अब मैं फॉर्मूला को बता दिया कि किस फॉर्मूले पे सेट होगा, तो कुछ लोग जो मेहनत कर रहे हैं, वाकई में मेहनत कर रहे हैं, वो बना पाएंगे, ठीक है। और जो नहीं मेहनत कर रहे हैं, जो मॉडल सेट से सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो उसके लिए तो मैं हूँ, है ना, मैं तो हूँ ही। तो देखिए tan इनवर्स x, मैं फॉर्मूला को लिख दे रहा हूँ इधर, किधर, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, क्या है ये tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। अब इस फॉर्मूले पे सेट कर दीजिए, फॉर्मूले पे सेट, बस ये तो है, इसमें बैठाना है। ये तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ये होता है ना। इस फॉर्मूले पे सेट हो रहा है ये, है ना, ये इस फॉर्मूले पे सेट हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स छूट गया है ना, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का जगह पे क्या है 2/11, क्या हो जाएगा 2/11, फिर प्लस y के जगह पे क्या है 7/24, फिर अपॉन 1 माइनस x का क्या है 2/11 इंटू y क्या है 7/24।
अब यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, तो सिंपल सी चीज़ें है ना, कैलकुलेशन है बस। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 11 इंटू 24। यहाँ पे आपको गुना नहीं करना, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे डिजिट चेंज भी हो जाए तो आप गुना करते नहीं रह जाइएगा, क्योंकि गुना करने में फिर देरी हो जाएगा, है ना। तो टाइम तो काफ़ी रहता नहीं है, बहुत ज़्यादा, है ना। इसलिए गुना नहीं करना है, क्योंकि दोनों अपने आप कट जाएगा। कैसे कटेगा मैं बता रहा हूँ, है ना। देखिए ये एलसीएम ले लिए, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लिए, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 48 प्लस क्या हो जाएगा 77 अपॉन। अब यहाँ पे इसको एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, एलसीएम में 11 इंटू 24, क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 इंटू 24 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो इस 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब ये चीज़ें तो भैया समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एलसीएम लेना भी नहीं आता है, ये तो बच्चा क्लास का चीज़ है, ऐसे सबको आता होगा, है ना। इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो भैया, ये वाला और ये वाला कट रहा है कि नहीं, कट रहा है ना। इसलिए मैंने बताया था अभी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करते नहीं रह जाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना नहीं है, क्योंकि अब आगे जाके अपने आप ये कट ही जाएगा, ये 100% कट ही जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे सॉल्व कीजिए, अब आगे इधर लाइए, इधर क्या हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे जोड़िए इसको, तो आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 8 और 7 क्या हो जाएगा 15, है ना। 15 के 5 हाथ में 1, उसके बाद 4 और 7 11 और 1 12, है ना 125। अब इसको गुना करो, देखो गुना करो के इसको घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 250, ठीक है। अब ये आ गया। अब ये चीज़ें तो समझाने की जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पे ये कट रहा है 2 बार में, है ना, ये 1 बार में, ये 2 बार में, तो क्या हो जाएगा फाइनली tan इनवर्स 1/2। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिए थे, LHS लिए थे, है ना, LHS बराबर ये लिए थे, तो अब ये RHS के इक्वल आया कि नहीं, तो हम लिखेंगे RHS इक्वल टू RHS, ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है ना, इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया, है ना। आसान, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, ले लिए होंगे, है ना। देखिए आप बोलोगे कि सर बहुत ही स्लो सॉल्व करवा रहे हैं, तो भाई मैं समझा के सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ पे लिख नहीं दे रहा हूँ, सॉल्यूशन को मैं समझा के सारा कुछ बहुत ही डिटेल से, बहुत ही बारीकी तरीके से समझा रहा हूँ, है ना, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं समझाने में कम टाइम देता हूं तो आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन को सिर्फ सीख पाइएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड dy by dx if y इक्वल टू साइन क्या है x² + 5 तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन, ये तो देखते ही बन जाना चाहिए, क्या बनेगा कि नहीं, देखते ही। बहुत ही आसान डिफरेंशिएशन का, बहुत ही आसान क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बस आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। ये बेसिक वाला चीज है, बहुत ही बेसिक वाला चीज है, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोला है, dy by dx। जैसे dy by dx बोला तो भैया हम समझ जाएंगे कि क्या बोल रहा है, डेरिवेटिव निकालने बोल रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन निकालने बोल रहा है ना। dy by dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y बराबर क्या है, इसको डिफरेंशिएशन करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो भैया करते हैं तो क्या हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू, अब बताओ, अब तो फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या नहीं याद है, अरे अभी याद हो जाएगा जी, कैसे नहीं याद होगा, देखते हैं अभी। देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस होता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस होता है।
कोस के बाद देखिए, पहले समझिए यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस होता है। उसके बाद जो भी लिखा हुआ है, कुछो भी लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसको आप लिख दीजिए, चेन रूल अप्लाई कीजिए, ठीक है। जो लिखा हुआ है यहाँ पे एंगल में जो लिखा हुआ है, जो कुछो भी, उसको आप लिख दीजिए। क्या लिखा हुआ है, x² + 5। ये तो हो गया भैया कोस का साइन का डिफरेंशिएशन। उसके बाद एक्स का, इसके बाद वाले को एंगल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो हो गया साइन का डिफरेंशिएशन कोस, कोस के बाद जो लिखा हुआ है वो, ये हो गया साइन का डिफरेंशिएशन। उसके बाद क्या है, x² + 5। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करो, चेन रूल, ये तो आपको मालूम है। तो क्या हो जाएगा, x² का 2x और 5 का, 5 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अरे भैया हमारा लेक्चर देख ले नूला, बहुत अच्छा तरीका से समझाए थे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है ना। नंबर क्या है, कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कुछ सोचे समझे की जरूरत नहीं है, सीधा 0 हो जाएगा, राइट। अब ये हो जाएगा भाई 0। तो फाइनली क्या हो जाएगा, देखो 2x इधर ले लाओ तो 2x × cos x² + 5, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, मतलब dy/dx। हो ना बहुत आसान, अरे हो कि ना, बोलना यार, बहुत ही आसान हो कि नहीं, है ना, बहुत ही आसान है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आप पढ़ के आए होंगे, है ना, पहले से पढ़े होंगे, जान भी रहे होंगे, कुछ लोग नहीं जान रहे होंगे, है ना, तभी आप वीडियो को देखने आए होंगे, है ना, नहीं जान रहे तभी ना देखने आए भाई। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, बहुत ही स्लो हम बता रहे हैं, बहुत ही स्लो। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अभी हम सिर्फ ग्रुप ए का क्वेश्चन बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप बी का क्वेश्चन बताएंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज। क्या कर रहा है, 4 फाइंड द, ये भी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। प्लीज कीप क्वाइट। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल with respect to its radius, with respect to its radius r, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, when r = 4 सेंटीमीटर, when r = 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, ये आपका बहुत ही थोड़ा लंबा बनेगा, है ना, थोड़ा लंबा बनेगा। देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन r = 4 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो भाई ये सब क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का कंसेप्ट है वो आपको आना चाहिए, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर दूसरा कोई r = 5 सेंटीमीटर दे दिया, r = 8 सेंटीमीटर दे दिया, तो फिर क्या करोगे, है ना, या फिर यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ निकालने बोल दिया तो क्या करोगे। इसलिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट को सीखना जरूरी है। तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को भी बताते जा रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को ही बताते जा रहा हूं। तो कंसेप्ट, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कंसेप्ट है पहले समझिए, सुनिए। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है, राइट साइंबल। देखिए थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि आप लोगों को भी समय बचाना है ना, बहुत ही कीमती समय है अभी के लिए। तो राइट साइंबल ऑफ ऑल टर्म्स। दूसरा स्टेप क्या करना है, राइट गिवन कंडीशन। तीसरा स्टेप क्या करना है, राइट फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग टर्म। चौथा स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएट
डिफ्रेंशिएट, और पांचवा स्टेप क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज, उसके बाद छठा स्टेप के में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये स्टेप आपको याद रखना है, आप लिख लीजिए अगर पूरा चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े हो तो। पहला स्टेप, राइट साइंबल ऑफ ऑल टर्म, सभी टर्म का साइंबल लिखिए, है ना। जैसे यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, इसका साइंबल लिखिए, है ना, रेडियस का साइंबल लिखिए, सारा कुछ को पहले लिखिए, है ना, तब क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। इसका कोई कंसेप्ट नहीं है भाई, बुक में कोई कंसेप्ट नहीं, ये मैं अपने से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कंडीशन दिया हुआ उसको लिखिए, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला को लिखिए, टर्म को फाइंड कीजिए, है ना, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कीजिए, है ना, उसके बाद आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए, है ना, मैं समझाने के लिए बताया था। आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब चीजें को आप स्किप भी कर सकते हो अगर पहले से आता है तो, है ना। तो देखिए यहां पे हम बताते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। रेडियस क्या दिया हुआ है ना, आर क्या है, रेडियस। तो हम लिखेंगे लेट आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, क्या है, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद ए इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। देखिए एरिया ऑफ सर्कल बोला है ना, अभी हमने पहला स्टेप क्या बताया था कि राइट सभी का, है ना, साइंबल लिखिए, राइट द साइंबल ऑफ ऑल टर्म। तो क्या है, एरिया ऑफ का साइंबल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का ए, तो एरिया ऑफ सर्कल, ये चीजें हो गया। उसके बाद कंडीशन देन वी हैव टू फाइंड, उसके बाद क्या फाइंड करना है, जो दिया हुआ है, ठीक है, जो फाइंड करने बोल रहा है। तो क्या फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया मतलब DA विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, मतलब DA/DR, ठीक है। ये क्या है, DA/DR व्हेन R इक्वल टू कितना होगा, जब 4 सेंटीमीटर होगा। यहां पे दिया हुआ है कि DA/DR मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, कब, जब R इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगा तब। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर होगा तब, है ना। उसके बाद फॉर्मूला बताए थे, उसके बाद क्या लगाना है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमें पता है, वी नो दैट WKT हम लिखते हैं, है ना, वी नो दैट, इसका मतलब वी नो दैट, WKT का मतलब वी नो दैट, क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, क्या फाइंड करने बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल का πr²। अब एरिया ऑफ सर्कल देखिए, एरिया ऑफ सर्कल का सिंबल क्या है, बोले हैं ए, है ना, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। इसके बाद क्या बोले थे कि फॉर्मूला के बाद डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे चल रहा है ना, आर के रिस्पेक्ट में। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। क्या हो जाएगा, DA/DR, है ना, ये हो जाएगा DA। इसका डिफरेंशिएशन DA अगर y रहता तो क्या होता, DY/DX, है ना, x के रिस्पेक्ट में करते तो यहाँ पे A है और R के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, DA/DR होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अब देखो पाई क्या है, कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू क्या होता है, कोई नंबर, है ना, नंबर होता है, नंबर मतलब कांस्टेंट है। तो पाई को आप छोड़ दीजिए, है ना, पाई को आप छोड़ दीजिए, और R² का डिफरेंशिएशन, जैसे यहाँ पे R के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो R² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2R। अगर x के रिस्पेक्ट में रहता और यहाँ पे x² का डिफरेंशिएशन करना होता तो क्या हो जाता, 2x। उसी तरीके से R² का डिफरेंशिएशन 2R हो जाएगा, इंटू 2R। फाइनली मतलब क्या है, यहाँ से मैं इधर लिख रहा हूँ DA/DX, DA/DR इक्वल टू क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2πr आया। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या बोले थे, डिफरेंशिएशन के बाद पुटिंग वैल्यूज, तो पुट कर दीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो कहाँ भाई,
फॉर्मूला पे, वैल्यू को कहाँ पुट करना है, फॉर्मूला पे पुट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dA/dr बराबर, देखिए कहाँ है फॉर्मूला, यहाँ पे, ठीक है। dA/dr बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट कीजिए इसी में, तो r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू आर के जगह पे 4 पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा dA/dr इक्वल टू 4 टू जा 8 पाई हो जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर आंसर। देखिए फिर से मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा है ना, ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा था फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन को, इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैंने स्टेप्स बताया था, उन स्टेप्स को आप याद रखिए, क्वेश्चन 100% सही होगा, सॉल्यूशन कभी भी गलत नहीं होने वाला है, बस वो स्टेप को फॉलो कीजिए। तो स्टेप पहला क्या बोले थे कि जो ऑल द टर्म्स, जितने भी टर्म्स है उसका पहले सिंबल लिखिए। तो रेडियस ऑफ सर्कल है ना, रेडियस ऑफ सर्कल था, उसका सिंबल क्या होता है, रेडियस का a। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सर्कल का सिंबल क्या होता है, a, है ना। देन वी हैव टू फाइंड, उसके बाद क्या बोले थे, कंडीशन। तो फाइंड क्या करना है, ये कंडीशन दिया हुआ है, फाइंड dA/dr। dA/dr कहाँ से आया भाई, तो यहाँ से देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया a है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब dA, और किसके रिस्पेक्ट में, ऑफ इट्स रेडियस मतलब dr। तो dA/dr कब, जब r बराबर 4 सेंटीमीटर होगा, ये आपका कंडीशन दिया हुआ है ना। अब उसके बाद क्या बताए थे, उसके बाद तीसरा स्टेप, उसके बाद फॉर्मूला पुट करना है, सॉरी हाँ, फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल का कि पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल का सिंबल क्या था, a, तो एरिया ऑफ सर्कल की जगह पे मैं a लिख दिया, उसके बाद क्या है, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला के बाद आपको बताए थे कि डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो भी आया उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया है ना, ए आया, उसके बाद जो आया फाइनल डिफरेंशिएट करके उसमें आर का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आर का वैल्यू मैंने पुट कर दिया और ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो भाई ये चीजें क्लियर हुआ कि नहीं? अरे यार कैसे नहीं क्लियर होगा, हमसे तो पढ़ रहा है, ठीक है, क्लियर नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, बताइए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए, बहुत ही धीरे से मैं समझा रहा हूं, बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। अगर सिर्फ सॉल्यूशन करना रहता ना तो अभी तक सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देता, सारे क्वेश्चन का, मॉडल सेट में जितने भी सारे हैं है ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कर देता। लेकिन मैं बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे लेवल पे समझा रहा हूं, ठीक है। तो 4th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर कह रहा है इवेलुएट क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। एक बार मैं अपने स्क्रीन पे देख लेता हूं क्या वीडियो सही रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। चलिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रहा है। तो भैया क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया क्या करना है, इंटीग्रेशन, वो भी क्या, बेसिक वाला इंटीग्रेशन, बहुत बेसिक वाला इंटीग्रेशन है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन में अगर आप हमारा लेक्चर नहीं देखे होगे तो अभी सुन लो कि कभी भी अगर इंटीग्रेशन में गुना भाग पावर फैक्टर रह गया तो सबसे पहले गुना भाग पावर फैक्टर कर लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। आया समझ में? अरे यार फिर से समझो, कभी भी मैं चाहूं तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि अगर यहां पे डिजिट चेंज भी हो जाए, कुछ दूसरे तरीके से भी पूछ दे क्वेश्चन को, तो आप बनाने में डरिएगा नहीं, बिल्कुल निफिकिर होके बनाइएगा कि नहीं, कंसेप्ट को सीखिएगा। तो फिर से सुनिए कि कभी भी गुना पावर फैक्टर, गुना भाग पावर फैक्टर रह गया इंटीग्रेशन में तो सबसे पहले गुना भाग पावर फैक्टर करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन को देखो और सीधा इंटीग्रेट करने लगो। पहले देखो भाई क्वेश्चन कैसा है, क्या गुना भाग पावर फैक्टर है तो पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन कीजिए। तो देखो भाई क्या यहाँ पे गुना भाग पावर फैक्टर है, गुना भाग पावर फैक्टर में क्या है, पावर है कि नहीं।
तो पावर को पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद इंटीग्रेट कीजिए, तभी आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा, है ना। तो देखिए पावर में है तो यहां a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में आप देखिए क्या है, ये a माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़िए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इस फॉर्मूले पे तोड़िए तो क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, देखिए a स्क्वायर a ये है तो रूट एक्स का स्क्वायर, बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ, है ना। मैं भी यहाँ पे चाहता तो रूट एक्स का स्क्वायर डायरेक्ट बता देता कि रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन मैं अभी एक स्टेप और बढ़ा के बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको, है ना। कुछ लोगों को बोर लग रहा होगा कि ये क्या इतने देर से सॉल्यूशन हम देखेंगे, है ना, मुझे तो सिर्फ छापना है, सिर्फ सॉल्यूशन छापना है, वीडियो को नहीं देखना। तो भाई मत देखो, जिसको सीखना है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकता है यहाँ से, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 1/√x का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए क्या है, ए क्या है, सॉरी ए क्या है रूट एक्स है ना, ए क्या है रूट एक्स इंटू बी क्या है 1/√x, है ना। अब देखिए रूट एक्स है, रूट एक्स कट गया कि नहीं तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां से रूट और उसका स्क्वायर तो हट जाएगा रूट, है ना, तो क्या हो जाएगा x फिर प्लस, देखिए इसका भी रूट के पावर है ना, रूट एक्स के पावर में स्क्वायर है तो हट जाएगा तो 1/x हो जाएगा, फिर माइनस ये तो कैंसिल हो गया तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, यहाँ पे भी c लगाना था, है ना। ये आपका आ गया आंसर। तो समझ में आया कि नहीं? अच्छा, मिस्टेक हो गया भाई, अभी तो हम इंटीग्रेट कहाँ किए, अभी तो हम सिर्फ गुना भाग पावर फैक्टर कर रहे हैं ना, ध्यान ही नहीं दिए, है ना। ये है इंटीग्रेशन, ठीक है, अभी तो हम सिर्फ गुना भाग पावर फैक्टर कर रहे हैं। ये हो गया dx, ये तो इसको हम सॉल्व कर रहे थे ना, हम इंटीग्रेट कहाँ कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा ध्यान कहीं और चल गया था, ठीक है, आप लोग को नहीं जाना चाहिए ऐसा। देखो इसको हम सॉल्व कर रहे थे तो इसको हम सॉल्व किए तो ये आया, अब इसको सॉल्व किए तो फाइनली ये आया, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, फिर से सुनिए, इंटीग्रेशन में कभी भी गुना भाग पावर फैक्टर रहा तो सबसे पहले गुना भाग पावर फैक्टर को करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो पावर हो, पावर को पहले सॉल्व करो, पावर दिख गया तो पावर को पहले सॉल्व करो, है ना। तो देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उस फॉर्म में हम यहाँ पे फॉर्मूले पे तोड़ दिए, तोड़ने के बाद जो सॉल्व हुआ ये आया। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट कीजिए, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे भाई इतना भी नहीं याद है, इतना भी नहीं याद है, ये सब तो याद होना चाहिए भाई, x स्क्वायर बाई 2। अब ये कैसे, इतना बेसिक में नहीं जाएंगे, x का x स्क्वायर बाई 2, अब 1/x का log x प्लस log x, उसके बाद क्या है कांस्टेंट 2, तो 2 का माइनस 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं बोलो भाई, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताओ कि हाँ बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही लाजवाब लगा, बहुत ही मस्त लगा, बताओ समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए चलो भाई चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल, इफ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल। देखो भाई हो सके कुछ लोगों को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा, अब बोलो क्यों सर ऐसा क्यों लिखते हैं, तो भाई मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अभी मैं वीडियो को रात में शूट कर रहा हूँ, जिस दिन मॉडल सेट आया ना उसी रात को मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो ठंड की वजह से हाथ सही से चल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को
अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए थोड़ा राइटिंग खराब हो जा रहा है क्योंकि हाथ बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ठंड, ठीक है। हजारीबाग में बहुत ही ठंड है भाई, इसलिए हाथ में बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए राइटिंग थोड़ा खराब है। तो आप क्वेश्चन को अपने मोबाइल से देख लीजिएगा, है ना, या फिर प्रिंट आउट निकाले होंगे तो वहां से देख लीजिएगा अगर यहाँ पे राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है। तो इफ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल, ठीक है, इक्वल एंगल विथ द एक्स वाई जेड एक्सेस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, देखिए हमें क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल विथ एक्स वाई जेड एक्सिस फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। लाइन है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस में जो एंगल बना रहा है वो तीनों इक्वल एंगल है। क्या एंगल है? इक्वल एंगल है। तो कैसे बनाते हैं देखिए, तो हम लिखेंगे लेट द लाइन, है ना, लेट द लाइन मेक्स एंगल, एंगल कौन सा बना रहा है? लेट द लाइन मैक्स एंगल, कौन सा एंगल? अल्फा बीटा एंड गामा विथ द, देखिए यहां पे विथ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब हमें क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन कोसाइंस, अब देखिए यहां पे हमने लेट किया है, माना है कि वो जो इक्वल एंगल बना रहा है वो अल्फा बीटा गामा है ना, जो इक्वल एंगल है वो अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। इक्वल एंगल कैसे पता चला कि इक्वल एंगल है अल्फा बीटा गामा? अरे भाई क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इफ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल, जो एंगल बना रहा है वो इक्वल एंगल है। तो हमने यहाँ पे माना कि जो एंगल बना रहा है वो अल्फा बीटा गामा है ना, अल्फा बीटा गामा है। तो क्वेश्चन में बोल दिया कि वो इक्वल है, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होगा। अरे भाई होगा कि नहीं? फिर से समझो कि क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो इक्वल एंगल बना रहा है ना, यहाँ पे जो तीनों एंगल बना रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस में वो इक्वल एंगल बना रहा है। तो उस एंगल को, तो क्या एंगल बना रहा होगा वो हमें सबसे पहले जानना होगा। तो उस एंगल को हमने माना कि लेट द लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विथ द एक्स एक्सिस जेड एक्सिस और वाई एक्सिस में, ठीक है। तो वो एंगल कौन सा बना रहा है? अल्फा बीटा गामा, और वो एंगल इक्वल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, है ना। होगा कि नहीं होगा? अरे भैया होगा कि नहीं होगा? अब ये हो जाएगा, ये क्या दिया हुआ है? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब ये क्या है? गिवन है। अब कोसाइंस निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोस अल्फा, है ना, इक्वल टू कोस बीटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस गामा हो जाएगा, होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोस गामा। अब इसको आप एल मान लीजिए, है ना, इसको एम, इसको एन, ये सब क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है। एल एम एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है। यहां तक क्लियर है? अरे भाई यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब हम जानते हैं फॉर्मूला, वी नो दैट हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना, ये होता है। और अभी यहाँ पे हमने देखे कि एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन, मतलब तीनों बराबर है, मतलब एम के जगह पे भी एल पुट कर सकते हैं और एन के जगह पे एल पुट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस एम के जगह पे एल पुट कीजिए तो एल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एन के जगह पे एल पुट कीजिए तो एन स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए 3 को एल स्क्वायर मतलब 3 एल स्क्वायर होगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 एल स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पे एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3। अब इधर आते हैं, है ना, एल स्क्वायर इक्वल टू 1/3। जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 2 वैल्यू देगा। स्क्वायर है भाई, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब पता चल रहा है कि हमें 2 वैल्यू मिलेगा। तो स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? एल इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। क्या हो जाएगा? 1/√3।
तो देयरफॉर हम यहां से निकल गया कि डायरेक्शन कोसाइन आर एल एम एन, ये जो एल एम एन है ये डायरेक्शन कोसाइन है, ये सब आपको मालूम है ना। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन एल के जगह पे ±1/√3, उसके बाद m के जगह पे l बराबर क्या है m, मतलब हम यहाँ पे रख सकते हैं, है ना, ±1/√3 और n के जगह पे ±1/√3। ये आपका आ गया डायरेक्शन कोसाइन। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, है ना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए आप, अरे स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं, ले लिए ना। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो में, है ना, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रुप ए को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुका है, काफ़ी रात, है ना। आप लोगों को पता ही है कि मॉडल सेट कितने बजे रिलीज हुआ है ना, लगभग वही 6 बजे रिलीज हुआ है, 6 साढ़े 6 बजे। तो समझ सकते हो, है ना, मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही रात हो चुका है भाई, 12 बज चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवेलुएट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, इवेलुएट, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को देखो क्या कर रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इफ टू पी है ना, हाँ 2p है, थोड़ा सा प्रिंट में कलर में थोड़ा डार्क नहीं हुआ इसलिए पता नहीं चल रहा था, है ना, प्रिंट करवा के लाए मॉडल सेट। क्या है, पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू क्या है, 5/13, क्या है 5/13। उसके बाद क्या है, एंड पी ए बाई बी इक्वल टू 2/5। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। पूरे प्रोबेबिलिटी में, ये किसका क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का, है ना। तो क्लास 12th के पूरे प्रोबेबिलिटी में इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। इसमें तो सब दिया हुआ है, ठीक है, सारा वैल्यू दिया हुआ है, बस फॉर्मूला में पुट करना है। इसलिए ना कह रहे हैं कि इससे आसान क्वेश्चन पूरे क्लास 12th के प्रोबेबिलिटी चैप्टर में नहीं हो सकते। तो भैया ये सब क्वेश्चन तो आपको बन जाना चाहिए। ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में छूटता है तो आप महामूर्ख हैं, है कि नहीं। ये सब क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या है, दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे गिवन, क्या दिया हुआ है भाई, गिवन दिया हुआ है कि 2pa इक्वल टू 5/13 और pb इक्वल टू 5/13। अब यहाँ ये चीज आपको समझना है, मैं एक बार देख लेता हूं, है ना। चलिए सारा कुछ क्लियर आ रहा है रिकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे 2pa इक्वल टू pb इक्वल टू 5/13, मतलब ये दोनों का वैल्यू 5/13 है। यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा, इसीलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि 2pa इक्वल टू pb, मतलब ये इक्वल टू इतना, मतलब दोनों का वैल्यू 5/13 है ना। तो यहाँ पे देखिए pb का वैल्यू तो डायरेक्ट ये हो गया। अब यहाँ पे 2pa आ गया भाई, तो हमें सिर्फ pa चाहिए ना, तो 2 को उधर भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा, आएगा कि नहीं, हाँ। तो क्या हो जाएगा, pa इक्वल टू 5/ डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो ये आ गया pa का वैल्यू, एंड क्या दिया हुआ, pa बाई बी इक्वल टू 2/5। और हमें निकालना क्या है, pa इंटरसेक्शन b, हमें क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b। तो इसका फॉर्मूला तो आपको याद होगा, याद है कि नहीं। देखिए फॉर्मूला देयरफॉर वी नो दैट हम जानते हैं कि p a बाई बी का फॉर्मूला होता क्या है, p
ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब ये फॉर्मूला आपको तो याद नहीं होगा, है ना। कुछ टीचर्स सिर्फ फॉर्मूला को रटवा देते हैं, याद करने के तरीके को नहीं बताते हैं, तो मैं बता रहा हूँ। अब इसको तुम याद रट रहे होगे, ऐसे रट रहे होगे, पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अरे भाई ऐसे नहीं याद होगा, कितना क्वेश्चन तुम याद करो, कितना फॉर्मूला याद करोगे, है ना। तो देखो याद करने का सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला, दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला। दोनों का इंटरसेक्शन कहने का मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला। अगर यहाँ पे सी रहता, तुम रटे हो ऐसे, पी ए बाई बी, है ना, इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, है ना। यहाँ पे कुछ और दिया रहता, सी दिया हुआ रहता, हाँ, तो हम यहाँ पे ए बाई सी लेते, वहाँ पे ए बाई सी लेते, तो ए बाई सी का फॉर्मूला क्या होता। अब तो गड़बड़ा जाते भाई, है ना। अगर यहाँ पे रहता कि बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे हम बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए यूज करते हैं ये कि पी बी बाई सी, है ना। इसका फॉर्मूला यह होता पी दोनों का इंटरसेक्शन पी बी इंटरसेक्शन सी बटा नीचे वाला, मतलब सी का पी सी, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसे याद रखना है, दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला, दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला, दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला। कैसे याद रखना है, दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला। अब हमें निकालना क्या है भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको इधर ले लाओ, इसको इधर ले आओ, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है ना, यहां से डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो इसको हमें निकालना है, मतलब इसको इधर भेजना होगा, तो इसको इधर भेजेंगे, इधर डिवाइड में है तो इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर पी बी हो जाएगा, पी बी इंटू ये वाला पी ए बाई बी, ए बाई बी। अब बहुत ही आसान हो गया, पी बी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 5/13, पी बी का वैल्यू 5/13 इंटू पी ए बाई बी का वैल्यू दिया हुआ है 2/5। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो इधर देखो क्या आ गया, देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे 2/13 आ गया। दिस इज आंसर। तो आसान है कि नहीं, है ना, ये आपका आ गया आंसर। तो आसान है कि नहीं, इसीलिए ना बोले कि पूरा प्रोबेबिलिटी में सबसे आसान क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सिर्फ वैल्यू दिया हुआ रहता है और हमें फॉर्मूले के अनुसार में फॉर्मूले में पुट करना होता है, तो आंसर आ जाता है। तो फॉर्मूले में पुट करने वाले क्वेश्चन क्या टफ होते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं होते। हमें तो सारा डाटा दिया हुआ रहता है, सारा वैल्यू दिया हुआ रहता है, बस फॉर्मूला में पुट करना होता है कि नहीं। चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम स्लो मोशन में, है ना, बहुत ही मतलब पूरा कंसेप्ट के साथ समझाया, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना बनता है भाई, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिए, है ना, कि कैसा लगा वीडियो, सॉल्यूशन पसंद आया कि नहीं आया, और दोस्तों को रिकमेंड कीजिए कि देखिए कैसा सॉल्यूशन है। अगर अच्छा रहता है तो रिकमेंड कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो फिर रिकमेंड नहीं कीजिए, ठीक है। चलिए रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए सभी को गुड नाइट, है ना। वीडियो कल सुबह मिलेगी, है ना, अपलोड हो जाएगी। उसके बाद ग्रुप बी का भी कल ही वीडियो मिलेगा, ग्रुप सी का भी कल ही मिलेगा, है ना। मैं अलग अलग ग्रुप वाइज वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ढंग से, ठीक है। चलिए थैंक यू, वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।